हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूं। आज है 19 फरवरी 2024 और ये यहाँ पे जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूं, डेली बेसिस पे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास कवर कराई जाती है। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो बाइलिंगुअल में कवर कराए जाते हैं। यहाँ पे सारे मटेरियल्स आपको दोनों लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप बहुत बारीकी से सारे करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिक्चर के फॉर्म में हर एक न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। जिस भी जगह से रिलेटेड कोई अगर न्यूज़ हो तो उस जगह को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप्स। फिर कोई पार्टिकुलर राज्य से रिलेटेड हो या पार्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत जानते हैं, ताकि आपको भी उसके बारे में, उस कंट्री के बारे में, उस राज्य के बारे में आपको पता हो सके। तो ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल में कवर कराई जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें आज के करंट अफेयर को। सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। यहाँ पे इंडिया जो है वो अभी बेसिकली आईईए क्या है? आईईए तो आईईए बेसिकली है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये न्यूज़ हम लोग प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे, लेकिन इसको हम लोगों ने एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, जिसकी वजह से मुझे ये वापस से आपको कवर कराना पड़ रहा है। आईईए क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ? पेरिस में है। और यहाँ पे बेसिकली जो है, यहाँ पे इंडिया जो है वो बात कर रहा है आईईए के साथ में फुल मेंबरशिप को लेकर के, फुल मेंबर बनने को लेकर के, जो कि यहाँ पे अभी आज के डेट में इंडिया नहीं है। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 31 देशों की एजेंसी का पूर्ण सदस्य बनने के लिए भारत के आवेदन पर बात शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी बात चल रही है। अभी इंडिया जो है वो पूर्ण सदस्य नहीं बना है, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। इंडिया जो है वो एक एसोसिएट मेंबर के रूप में आईईए के साथ शामिल हुआ है, यानी सहयोगी सदस्य के रूप में आज के डेट में कनेक्टेड है। अभी फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा गया है, औपचारिक अनुरोध भेजा गया है 2023 अक्टूबर में पूर्ण सदस्यता को लेकर के। अभी उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन चल रही है जो मंत्रियाँ हैं उनके बीच में। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तेज़ी से बढ़ती हुई जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है उसके बारे में भारत की स्थिति को रेखांकित भी किया गया है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड बात कही जा रही है। तो ये एनर्जी जो है वो कहाँ पे है? ये एनर्जी एजेंसी कहाँ पे है? ये पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रियो डी ले फेडरेशन, याद रखिएगा, रियो डी ले फेडरेशन जो कि पेरिस में है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी फाउंडेशन जो हुई थी, स्थापना हुई थी 1974 नवंबर में हुई थी। और आज के डेट में जो डायरेक्टर हैं यहाँ के वो फाती बैरोल है, ये ध्यान रख सकते हैं। 31 सदस्य देश की ये बेसिकली एजेंसी है, जिसमें 13 जो है वो एसोसिएशन कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। 75% यहाँ पे ग्लोबल एनर्जी डिमांड को लेकर के ये एजेंसी अपना प्रस्ताव यहाँ रखती है, जिस पे फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पहला न्यूज़ था, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। दूसरा न्यूज़ कर्नाटका राज्य से रिलेटेड है। अभी कर्नाटका राज्य में बजट यहाँ पेश किया गया है। उस बजट में 3.71 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा गया है 2024 का। 3.71 लाख, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, उन्हीं के द्वारा ये बेसिकली 15वां बजट जो है वो यहाँ पे पेश किया गया है। और 44,000 करोड़ रुपए जो है वो इस बार ज़्यादा देखने को मिलेगा पिछले साल के कंपैरिजन में, जो बजट इस बार रखा गया है। ठीक है, 44,000 करोड़ रुपए हायर देन द प्रीवियस बजट की बात यहाँ पे कही जा रही है। पिछले जो बजट पे गया था उसमें 44,000 करोड़ रुपए अधिक जोड़ करके इस बार का बजट रखा गया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,608 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं गृह लक्ष्मी स्कीम में। 28,608 करोड़ रुपए जो है वो किसको प्रदान किए गए? गृह लक्ष्मी योजना को यहाँ पे प्रदान किए गए। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर में 300 करोड़ यहाँ पे आवंटित किए गए हैं। इसके साथ साथ 86,423 करोड़ जो है वो यहाँ पे महिलाओं के कल्याण के लिए यहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ साथ बच्चों के कल्याण के लिए 54,617 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके साथ साथ SC ST के जो कास्ट हैं, जाति हैं, उनके कल्याण के लिए यहाँ पे 27,674 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए गए हैं। तो हर एक आंकड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा।
मेंस आंसर राइटिंग में आपको सोचना है कि टॉपिक क्या है और किस न्यूज़ को कहाँ पे आप लिख सकते हैं, उसके लिए आप रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए ये सारे पॉइंट्स के साथ। ठीक है, जैसे बच्चों से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है, चिल्ड्रंस से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, तो आप यहाँ पे उसमें वहाँ पे लिख सकते हैं कि अभी रिसेंट में कर्नाटक सरकार के द्वारा बजट पेश किया जिसमें बच्चों के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए 54,617 करोड़ रुपए यहाँ पे उनके द्वारा आवंटित किए गए हैं, दिए जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों के कल्याण के लिए बजट में ये बातें बताई गई है। कर्नाटका रीजन जो डेवलपमेंट बोर्ड है उसके तहत 500 करोड़ रुपए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विकास के लिए, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो कर्नाटका से रिलेटेड न्यूज़ है। कर्नाटका कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? दक्षिण भारत में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, गोवा के साथ, तेलंगाना के साथ, अंडमान आंध्र प्रदेश के साथ, तमिलनाडु के साथ और केरल के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। साउथ वेस्ट इंडिया में ये देखने को मिलेगा और तटीय क्षेत्र में अरबियन सी से कनेक्टेड है। बेंगलुरु आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका कैपिटल है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर जो है सिद्धरामैया है, जो राज्यपाल है वो थावर चंद गहलोत है। और बर्ड की मैं बात करूँ तो इंडियन रोलर आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के कर्नाटका राज्य के स्टेट बर्ड आप कह सकते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है वो 31 है। क्लियर, समझ में आया? तो इसको बहुत बारीकी से समझते हुए चलिएगा। मैप देखिए, मैप मैं क्यों डालता हूँ ताकि आप लोग का नज़र मैप पे पड़े और एक अच्छे तरीके से आप उस जगह के बारे में जान सके, समझ सके। अभी यहाँ पे देख सकते हैं सीआरपीएफ की जो टीम जो है जिसको K9 स्क्वाड कहते हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट प्लेस दिया गया है। फर्स्ट प्लेस जीता गया है। K9 के जो डॉग हैं उनको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में ये इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो डॉग है K9 का, वो कौन से नस्ल से बिलोंग करते हैं? तो ये बेसिकली नस्ल जो है मुधोल हाउंड से संबंधित सीमा सुरक्षा बल के कुत्ते हैं, जिनको अभी अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में पहला स्थान जीतकर इतिहास रच दिया गया है। देख सकते हैं कौन से ब्रीड का है, मुधोल हाउंड ब्रीड का है और इसी को फर्स्ट प्लेस यहाँ पे दिया गया है। AIPDM की मैं बात करूँ तो इसको ऑर्गेनाइज जो किया गया था, AIPDM ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था लखनऊ में 12 से 16 फरवरी के बीच में। और इसी टाइम पे ही K9 जो कुत्ते हैं उनको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे दिया गया है, जो मुडोल हाउंड नस्ल से बिलोंग करते हैं, जिसको रिया कहा जाता है। ठीक है, तो रिया नामक स्वदेशी कुत्ते की नस्ल जो है मुदोल राउंड के साथ पहला स्थान हासिल किया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिया नाम रखा है इसका, जिसको फर्स्ट रैंक हासिल हुआ है, फर्स्ट प्लेस हासिल हुआ है। जो किसके द्वारा संभाला जाता है? तो ये अशोक कुमार कुमाहट जो एक कांस्टेबल है, उनके द्वारा इसको K9 को संभाला जाता है, जिनका नाम रिया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं जेलेंस्की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूक्रेन अभी क्या है कि यूरोपियन देश अपने आप को स्ट्रांग बना रहा है और उसको लेकर के अभी आप देख सकते हैं जेलेंस्की जो है वो बेसिकली फ्रांस के साथ और जर्मनी के साथ MOU यहाँ पे साइन कर रहा है। सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक तरह से साइन कर रहा है, MOU साइन हो रहा है ताकि सुरक्षा समझौते वहाँ पे एक तरह से जर्मनी और फ्रांस से जेलेंस्की को मिल सके। ठीक है, जेलेंस्की ने बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया है जर्मनी के साथ, अभी इन्होंने साइन किया है। द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसके बाद फिर फ्रांस के साथ करेगा। ये योजना है, आप देख सकते हैं ये जो समझौता है इसका उद्देश्य क्या है कि हम एक तरह से लॉन्ग टर्म तक हम क्या कर सके, एकजुटता और समर्थन को प्रदर्शित कर सकें। अभी आप देख सकते हैं ये एग्रीमेंट जो है वो एक बड़े पैमाने पर युद्ध करने के लिए लगभग 2 साल बाद दीर्घकालिक एकजुटता और समर्थन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बर्लिन यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है? 1.1 बिलियन यूरो देखने को मिलेगा जो बर्लिन की तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर की बात करूँ तो, और ये 36 हॉविट्जर्स जो तोपें हैं इसके अलावा 36 हॉविट्जर तोपे भी दिए जा रहे हैं। 1,20,000 राउंड्स की आर्टिलरी दी जा रही है, गोला बारूद दिया जा रहा है और 2 और उससे ज़्यादा जो है वो एक तरह से डिफेंस प्रणाली यहाँ पे दी जा रही है, रक्षा प्रणाली
दी जा रही है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो जेलेंस्की अभी सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है जर्मनी और फ्रांस के साथ। अभी जर्मनी के साथ किया है, अब अगला फ्रांस के साथ करेगा। और एक तरह से इसको क्या किया जा रहा है, सपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि रसिया के रसिया से इसको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान उस तरह से ना हो जो पहले 2 साल पहले हुआ। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो है नागी बर्ड फेस्टिवल से रिलेटेड। नागी बर्ड फेस्टिवल, ये फेस्टिवल जो है वो बेसिकली जमुई में सेलिब्रेट किया गया। जमुई कहाँ है? जमुई बिहार का एक ज़िला है, वहीं पे इसको ये फेस्टिवल मनाया गया, क्योंकि जितने भी प्रवासी पक्षी हैं वो वहीं देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, उस महोत्सव को यहाँ पे शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार वन और पर्यावरण विभाग के द्वारा जमुई में 3 दिवसीय, देख सकते हैं 3 दिवसीय ये नागी उत्सव महोत्सव मनाया गया है। इसमें जो फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है, इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि हम पक्षी को संरक्षित कर सकें और एक तरह से लोगों को एक तरह से जानकारी दे सके, शिक्षित दे सके। जो प्रवासी पक्षी होते हैं उनके रहन सहन को लेकर के, उनकी आवासों को लेकर के, ये सारे चीज़ें जो है इसको उद्देश्य दे करके, इसी त्यौहार का उद्देश्य से ये बेसिकली डेवलप हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव जो है कि हम यहाँ पे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना है। ठीक है, और मुख्य उद्देश्य में से एक और चीज़ क्या है? प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूक करना है, लोगों को इनके बारे में बताना है, लोगों को शिक्षित करना है इन सभी पक्षियों से रिलेटेड, जो प्रवासी पक्षी हैं जो भारत आते हैं बाहर देशों से और यहाँ पे अपने आप को संगठित करते हैं। ठीक है, एक तरह से क्या कर देखने को मिलेगा कि पक्षियों के दुर्लभ होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं पर्यटन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक तरह से क्या है, लोग इसी पक्षी को देखने को आएंगे। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, उसको यहाँ पे लोग देखने आएंगे। तो एक तरह से टूरिज्म सेक्टर में भी बढ़ोतरी देखने को आपको मिलेगी। तो उसी से रिलेटेड है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो 3 दिवसीय है ये नागी फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट हुआ है, और ये बेसिकली कहाँ पे हुआ है? जमुई में। जमुई कहाँ है? ये बिहार राज्य देख सकते हैं। जमुई आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बांका और नवादा के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं। झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है बिहार, वेस्ट बंगाल के साथ शेयर कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ शेयर कर रहा है। इसकी कैपिटल पटना है, और ये रिवर गंगा जो है वो इसको 2 भाग में बांटती है। रिवर गंगा के किनारे फर्टाइल पूरा ज़मीन देखने को मिलेगा। बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, कैपिटल इसका पटना है। महावीर मंदिर आप देख सकते हैं, हिंदू के लिए जो बेसिकली पूजा की जाती है, और सिख लोगों के लिए गुरुद्वारा है। तख्त श्री मंदिर आप देख सकते हैं। तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे जो कि बेसिकली बिहार में है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरीके से क्या कर रही है, एक तरह से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा सारी बातें को। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो कहा जा रहा है, इसके बाद जो अगला न्यूज़ है ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अभी EDX के साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है। EDX एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे बेसिकली हायर एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की जो सरकार है उनके द्वारा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए EDX के साथ एक साझेदारी की गई है, और ये साझेदारी जो है एक तरह से हायर एजुकेशन कोर्स से रिलेटेड है, ताकि उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम पेश करने को लेकर के विश्व स्तरीय लेवल पे युवाओं को ये सारी चीज़ें बताई जा सके, उनके वेलफेयर के लिए की जा रही है। और एक तरह से ये एग्रीमेंट जो है वो एक रास्ता है 12 लाख लोगों के लिए, 12 लाख अधिक छात्रों के लिए, जो कि दुनिया भर से प्रस्तावित 2000 से अधिक EDX ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने का मार्ग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देख सकते हैं उसी से रिलेटेड यहाँ पे बात कही जा रही है। MOU यहाँ पे साइन हुआ है आंध्र प्रदेश सरकार और EDX के बीच में, ताकि हाई एंड इमर्जिंग कोर्सेज को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। एक तरह से आप देख सकते हैं बढ़ते पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने के लिए EDX के साथ यहाँ पे समझौता हस्ताक्षर किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है,
कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, जरा बताइए तो, देखते हैं कितने लोग को पता है, कितनी बार आप लोगों को बता रखा है। बताइए आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। ठीक है, ये बताइएगा। आंध्र प्रदेश यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तेलंगाना के साथ यहाँ पे बाउंड्री टच कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, कर्नाटका हो गया और तमिलनाडु हो गया। इन सभी राज्यों के साथ ये बाउंड्री यहाँ शेयर करता है। अमरावती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कैपिटल है। ठीक है, और ये एक 7th लार्जेस्ट स्टेट देखने को मिलेगा, 7वें नंबर पर सबसे बड़ा राज्य आप देख सकते हैं भारत में है, और जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये 10वें स्थान पर है। इसके साथ साथ इसकी कैपिटल अमरावती, राज्यपाल जो है अब्दुल नाजिर है, जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री है। 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी, और यहाँ पे 26 जिला हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आईआईटी रुड़की से रिलेटेड है। आईआईटी रुड़की ने एमओयू साइन किया है, किसके साथ, रिसर्च क्षेत्र में, ये ईआईएल के साथ ये समझौता ज्ञापन यहाँ पे किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा, ताकि रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया जा सके। ईआईएल क्या है, ईआईएल एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ये एमओयू साइन किया है, हैंडशेक किया है, ताकि एक तरह से इनोवेशन और रिसर्च को ये बढ़ावा दे सके, और ग्रीन टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में ये कही जा रही है। यानी जो भी चीज़ें हो रही हैं, जितने भी ऊर्जा से संबंधित जो भी वर्क्स हो रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो सारे रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के फोकस किया जा रहा है, नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रमुख डोमेन की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो भी हमारा जो हार्मफुल गैस रिलीज होता है, जैसे CO2, तो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, CO2 को मूल्यवान रसायनों में परिवर्तित करने की पहचान की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो की रिसर्च क्षेत्र में यही करना है, यही आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह से हम CO2 को कन्वर्ट कर सकें एक वैल्यूएबल केमिकल्स के रूप में, ताकि हम उसका बाद में भी यूज़ कर सकें। आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर कौन है, तो प्रोफेसर के पंत, ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अगला न्यूज़ ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया के द्वारा एक एमओयू साइन हुआ है, कौन से देश के साथ, कोलंबिया के साथ। कोलंबिया कहाँ पे, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका में। इंडिया के साथ ओपन सोर्स DPIS में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो MOU साइन किया गया है, ये एक तरह से डिजिटल सॉल्यूशन को शेयर करना है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है, बड़े लेवल पे डिजिटल को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो उसी को लेकर के ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे जो साइन किया गया है, ये साइन किसके द्वारा किया गया है, यह मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बीच में, यहाँ पे MEITY जो है इनके साथ साइन किया गया, और एक आपका इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन जो कोलंबिया का है, उनके बीच में ये बेसिकली हस्ताक्षर हुए हैं, ताकि एक तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों देश जो है वो एक दूसरे की मदद कर सके, पॉपुलेशन स्केल किया जा सके, और एक तरह से क्या किया जा सके, समाधानों को साझा किया जा सके। ठीक है, किससे रिलेटेड, कि डिजिटल परिवर्तन के लिए जनसंख्या पैमाने पर कार्यान्वित सफल डिजिटल समाधानों को साझा करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। श्री राजीव चंद्रशेखर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सचेंज किया है MOU किसके साथ, मिस्टर मॉरिजियो लेस्कानो, देख सकते हैं श्री राजीव जी के द्वारा यहाँ पे एक्सचेंज किया जा रहा है MOU मिस्टर मॉरिजियो लेजानो के साथ, ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये पिक्चर है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो साउथ अमेरिका में ये देखने को मिलेगा, कोलंबिया यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोलंबिया। ठीक है, इसकी कैपिटल है बोगोटा, ये साउथ अमेरिका में है,
यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरू आपको देखने को मिलेगा, इक्वाडोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्राज़ील देख सकते हैं, वेनेजुएला आपको ऊपर में देखने को मिलेगा। ये सभी देश हैं जो कि इससे बाउंड्री को शेयर करते हैं। ठीक है, इसका कैपिटल जो है वो बोगोटिया है। कोलंबियन पेसो यहाँ की करेंसी है। यहाँ पे गुस्टावा पेट्रो जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट है। साउथ अमेरिका में है, स्पेनिश यहाँ बोली जाती है और टोटल 5 करोड़ आबादी यहाँ रहती है। ठीक है, तो कोलंबिया याद रखिएगा। यहाँ पे जो साइन किया गया है डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने को लेकर के, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए में ये एमओयू साइन किया गया कोलंबिया के साथ। यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, यहाँ पे इनके द्वारा एक स्टेप लिया गया। वो स्टेप जो है वो सागर आंकलन गाइडलाइन को लेकर के ये इन्होंने इसको लॉन्च किया है। सागर सागर आंकलन दिशा निर्देश को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये बोला गया है कि हम किस तरह से भारत के जो पोर्ट्स है उसको हम बढ़ा कैसे सकें, उसको विकसित कैसे करें, उसको परफॉर्मेंस में बेटर कैसे बनाया जा सके। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे ये डिस्कशन होना है कि ग्लोबल लेवल पे हम अपनी पहचान जो है वो कैसे पहुँचाएं, हम अपनी पहचान कैसे बनाएं और कैसे हम अच्छे से सारी चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो सागर आंकलन की बात की जा रही है, यानी रिसर्च जो होगा वो सागर से रिलेटेड होगा। गाइडलाइन जो है वो सागर आंकलन जो गाइडलाइन है उसका काम क्या है, ये देखिए यहाँ पता है ना, इंडियन पोर्ट्स के परफॉर्मेंस को ये क्या करता है, इन्हेंस करता है, यानी एक तरह से और अच्छा बनाता है। भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बढ़ाना है और एक तरह से मैपिंग करना है, बेंचमार्क करना है और हार्मोनाइजिंग स्टैंडर्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल बेंचमार्क के साथ ये आपको देखने को मिलेगा। GMIS की मैं बात करूँ तो GMIS जो है वो बेसिकली एक तरह से इमर्ज करके आता है कि लार्जेस्ट मैरीटाइम समिट जो हुआ था विश्व भर में, वहाँ पे जो कमिटमेंट हुई थी 10 लाख करोड़ रुपए की निवेश वहाँ पे हुई थी, तो उसी को विश्व स्तर पर सबसे बड़े समुद्री शिखर सम्मेलन में से एक रूप में माना गया है। इसको GMIS उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। सागर आंकलन जो है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, घोषणा की गई है। ठीक है, कौन कौन से मंत्रालय इनके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स आप देख सकते हैं, शिपिंग देख सकते हैं, वाटरवेज देख सकते हैं। ठीक है, जहाज रानी, बंदरगाह, जलमार्ग हो गया, आयुष मंत्री हो गए, ये सारे सर्बानंद सोनोवाल ने सागर आंकलन दिशा निर्देश लॉन्च कर दिए हैं और ये सारी चीज़ें वो आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ देश की चीज़ें जो है वो किस तरह से आगे बढ़ेंगी, तो इसी के साथ बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा यहाँ पे अभी उद्घाटन हुआ है BSE एक्सपो का 2024। ठीक है, BSE एक्सपो 2024 की बात यहाँ कही जा रही है और यहाँ पे इसका उद्घाटन यहाँ पे अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है। और एक तरह से ये क्या करेगा, ये भारत के प्रसारण क्षेत्र में एक तरह से नवाचार लेकर के आएगा, इनोवेशन लेकर के आएगा, उसको यहाँ पे रेखांकित करेगा। ठाकुर के द्वारा यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उपयोगकर्ता अनुभवों को समृद्ध करने के लिए अगली पीढ़ी की प्रसारण तकनीक और स्थानीय सामग्री के महत्व पर प्रकाश डालना है। तो देख सकते हैं यहाँ फोकस जो किया जा रहा है इस एक्सपो के माध्यम से, ताकि हम ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को ब्रॉडकास्ट कर सके और एक तरह से लोकल को हम लोकल का जो विश्वास है वो जीता जा सके, ये सारी चीज़ें उनके सामने दिखा करके डिस्कस करके। ठीक है, INB इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी जो है सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू, उनके द्वारा कहा गया है कि भारत अभियान के अनुरूप स्वदेशी प्रसारण प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर जोर डालता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बेसिकली आत्मनिर्भर भारत अभियान अभी चल रहा है, तो उसके तहत जितने भी स्वदेशी हैं, जितने भी आपके स्वदेशी प्रसारण है, इंडिजीनियस ब्रॉडकास्टिंग है, उसी में ही रुचि देखने को मिलेगा। तो इसीलिए देख सकते हैं दुनिया भर से लोग जो है यहाँ पे आते हैं और एक तरह से यहाँ के कल्चर्स को अपनाते हैं, सभी चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, और यहाँ की चीज़ों को और अच्छे से जानने का कोशिश करते हैं। तो उसी से रिलेटेड है, हमें यही तो चाहिए, हम लोग हमारे देश आए, हमारी जगहों को विजिट करें, तो एक तरह से क्या होगा, एक तरह से वो हमारे बारे में और अच्छे से जान पाएंगे और अच्छे से हम लोगों के बीच में समझौता जो है वो और अच्छे से हो पाएगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है संजय जाजू, याद रखिएगा यहाँ के सेक्रेटरी हैं
उन्हीं के द्वारा ये जो आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड अभियान जो है उसमें यहाँ पे बताया गया है कि उसके प्रसारण की आवश्यकता पर यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अगला न्यूज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। कॉलेजियम के द्वारा 3 जजेस को ट्रांसफर किया गया, देख सकते हैं। चलिए मुझे बताइएगा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम क्या होता है। पॉलिटी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये मुझे बताइए इसको क्या कहते हैं, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। तो हाई कोर्ट के 3 जजों को यहाँ पे तबादला किया गया। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा ये किया गया, रिकमेंड किया गया कि 3 जो जज होंगे हाई कोर्ट के उनको यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफ़र किया जा रहा है कर्नाटका हाई कोर्ट में। ये ध्यान रखिएगा, जो बेसिकली केरल के हाई कोर्ट के जो जज थे जस्टिस अनु शिवरमन को कर्नाटका उच्च न्यायालय से अब स्थानांतरण किया जा रहा है और अब उनको शिफ्ट किया जा रहा है कर्नाटका में। तो ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट जस्टिस है सुजॉय पॉल, उनको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उनको बेसिकली कहाँ पे किया जा रहा है तो ये आप देख सकते हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तेलंगाना हाई कोर्ट में। और तीसरा अगर मैं बात करूँ तो कलकत्ता हाई कोर्ट की जो जज है मौसमी भट्टाचार्य, उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है तेलंगाना के हाई कोर्ट में। ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए तो ये उठा करके पूरा A to Z बता दीजिएगा। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। अगला है वेमर ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेमर ट्रायंगल जो है वो एक तरह का समझौता है, एग्रीमेंट है 3 देशों के बीच में। वो 3 देश कौन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है। तो एक तरह का क्या है, सहयोग है, कॉपरेशन आप कह सकते हैं, डायलॉग कह सकते हैं। तो ये वेमर ट्रायंगल क्या है, 3 देश यहाँ पे आए हैं, सामने आए हैं, मिले हैं, बात किए हैं और एक तरह से यूरोपियन नेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर यहाँ डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह से हम US और रसिया के बराबर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड है। वेमर ट्रायंगल जो है वो एक तरह से क्या है, एक तरह से पूरी मजबूत बनाना है यूरोप को यहाँ पे मजबूत बनाना है। संकल्प लिए हैं वह है यूरोप को मजबूत बनाने के लिए रसिया ट्रम्प और रसिया पर बढ़ते डर के कारण वेमर ट्रायंगल यूरोप को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया है। और ये जो 3 यूरोपीय देश यहाँ देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से हैं, वो है फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। उन्हीं से रिलेटेड ये न्यूज़ है, MOU साइन हुआ है। इसके साथ साथ इसकी स्थापना 1991 को हुई थी जर्मन सिटी वेमर कहाँ है, वेमर शहर में इसकी उद्घाटन हुई थी, तो इसीलिए इसका नाम वेमर के नाम से पड़ा। एक तरह से ये क्या कहता है, 3 देशों के सहयोग को यहाँ पे बताया गया है, बढ़ावा दिया गया है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो वेमर ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो वेमर ट्रायंगल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शहर आपको देखने को मिलेगा वेमर, यहाँ आप देख सकते हैं। बाकी जर्मनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जर्मनी यह पूरा आप देख सकते हैं, बेल्जियम यहाँ पे, फ्रांस यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया देख सकते हैं, चेक रिपब्लिक देख सकते हैं, पोलैंड जो है इनकी बाउंड्री जो है वो शेयर हो रही है। ठीक है, इधर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा, नॉर्थ सी, और इधर पैसिफिक ओशन मिलेगा, पैसिफिक ओशन। ठीक है, प्रशांत महासागर आपको मिलेगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं कहाँ पे किस जगह से रिलेटेड न्यूज़ पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। अभी ग्रो इनिशिएटिव की पहल जो है वो स्टार्ट की गई है नीति आयोग के द्वारा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि किस तरह से जो बंजर ज़मीन है उसको किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस से हम उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा ये पहल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग और GIS प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि वानिकी के माध्यम से भारत की बंजर भूमि को बदलना है। देख सकते हैं, भारत की जो बंजर भूमि है उसको बदलना है, उसी के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, किस तरह से बंजर भूमि को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वापस खेती के लिए। ठीक है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो ग्रो रिपोर्ट और पोर्टल प्राथमिकता के लिए कृषि वानिक उपयोगिता सूचकांक सहित कृषि वानिक क्षमता पर राज्य और जिलेवार डेटा प्रदान करता है। तो देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि ये जो रिपोर्ट है वो एक तरह से क्या करता है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के
डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा डेटा कि एग्रो फॉरेस्ट्री को लेकर के क्या स्टेटस है। इसके साथ साथ अब फॉरेस्ट्री को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि वानिकी में लकड़ी के आयात को कम करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। किसी भी तरह से हम लकड़ी को जलाना ना करें, जलाएं ना, और किसी भी तरह से कोई भी जलवायु में परिवर्तन ना देखने को मिले। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दुबई में एयर टैक्सी सर्विस स्टार्ट किया गया। ये हेलीकॉप्टर आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड का पहला एयर टैक्सी सर्विस है जो कि दुबई में स्टार्ट किया गया, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्रीमेंट जो साइन की गई है वर्ल्ड के फर्स्ट एयर टैक्सी के साथ साइन की गई है 2026 में, ठीक है। और ये एयर टैक्सी जो है वो एक तरह से क्या है, ये एयर टैक्सी जो है बिजली से संचालित होगी। उनकी रेंज 161 किलोमीटर होगी और अधिकतम गति 321 किलोमीटर होगी। ये एक टैक्सी नेटवर्क का लक्ष्य जोर शोर के स्तर को कम करना है और परिचालन, उत्सर्जन और यात्री सुविधा को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। दुबई यहाँ पे साइन किया एग्रीमेंट वर्ल्ड इन्वायरमेंट समिट के साथ 2024 में, और एक नई पहल शुरू करने के लिए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल बिपिन रावत जी जो है उनकी यहाँ पे प्रतिमा जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नमन कर रहे हैं जो राजनाथ सिंह है उनके द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर। तो रक्षा मंत्री ने तो कहाँ पे इसको अनावरण किया गया, तो देहरादून में जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून के ट्रांस ब्रिज स्कूल में दिवंगत जनरल बिपिन रावत की आत्मगत प्रतिमा का अनावरण किया है। एक तरह से जो राजनाथ सिंह के द्वारा यहाँ पे रिवील किया गया था किस तरह से जनरल बिपिन रावत जी के द्वारा देहरादून के एक स्कूल में किस तरह से उन्होंने इंटरेक्शन किया। अगर मैं जनरल बिपिन रावत जी की बात करूँ तो वो 57 नंबर के अध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए हैं और 26वां सेनाध्यक्ष के रूप में यहाँ पे कार्यकाल कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ कि ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, याद रखिएगा ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, इन्हीं से ये CDS की स्थापना को लेकर के शुरुआत की गई है। और एक तरह से जनवरी 2020 से अगर हम लोग बात करें तो ये CDS के पोस्ट पर थे जनवरी 2020 से। और इनका प्रीवियस डे आप देख सकते हैं, हम लोगों ने इस न्यूज़ को भी कवर किया था कि हेलीकॉप्टर क्रैश में बेसिकली उनकी मृत्यु हो गई 2021 में। उन्हीं को लेकर के यहाँ पे उनका स्टैचू जो है बिपिन रावत जी का देहरादून में यहाँ पे उद्घाटन किया जा रहा है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो देहरादून है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये देहरादून आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के बाउंड्री को टच कर रहा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नेपाल और चाइना के साथ बाउंड्री टच कर रहा है। देहरादून यहाँ पे विंटर कैपिटल है। समर कैपिटल मुझे बताइए, चलिए 6ठा नंबर, समर कैपिटल क्या है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2040 को हुई थी और स्टेट जो बना था 9 नवंबर 2000 जो इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को हुई थी। और इसकी स्टेट वाइज की अगर मैं बात करूँ तो उसके भी गठन जो हुई थी वो 9 नवंबर 2000 को हुई थी। डिस्ट्रिक्ट जो है वो टोटल 13 आप देख सकते हैं। तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। आई होप ये सारे न्यूज़ आपको समझ में आए होंगे। इसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा। डेली बेसिस में यहाँ पे क्लासेस कवर की जाती हैं। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ कि प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर रखा है आर्टिकल का, उसको जा करके कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम के टाइम पे ना देखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।